प्रश्न 6 देखेंगे, आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखेंगे पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है। यहाँ देखिए पहले से ही दे दिया, यदि ए डैश बी डैश, जब डैश लगा है तो कंफर्म हो गया कि बीच में बिंदु बी है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए लेंथ ए सी। अब बस फर्क है, ध्यान रखिए कि ये जो आप डी ए बी लिखते थे, डी ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, और एल ए बी लिख दिया तो मतलब ए बी के बीच का लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। तो दोनों का मीनिंग एक ही हो गया, बस एक चीज का फर्क है लिखने का। जब आप डी लिखेंगे ना तो ए और बी के बीच यहाँ कॉमा लगेगा, और जब एल लिखेंगे तो ए और बी के बीच कॉमा नहीं लगेगा। यही जरा फर्क है। तो लिखते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि जब डी लिखा हुआ है तब तो यहाँ ब्रैकेट में ए और बी के बीच कॉमा लगेगा, इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी। और जब एल लिखा है तो ए और बी के बीच में कॉमा नहीं लगेगा, मतलब ए बी की लंबाई। तो यहाँ देखिए एल के रूप में दिया है, लेंथ ए सी दिया है 11, लेंथ बी सी दिया है 6.5, लेंथ ए बी निकालना है। तो ए बी सी एक रेखी है, पहले से ही बोल दिया। तो हमने ये देखो डायग्राम बना दिया, ए बी सी एक रेखी है जिसमें बी बीच में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डैश के रूप में दिया है तो क्लियर है कि बी बीच में। तो जैसा भी आपको दिखा है, तब इसको कैसे लिख सकते हैं कि दो छोटे मान बड़े वाले मान के बराबर। तो लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी बराबर लेंथ ए सी। ये क्लियर है सबको। ए बी में बी सी जोड़ेंगे तो ए सी आएगा। तो लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी बराबर लेंथ ए सी। अब मान रखते हैं, ए बी का मान तो हमें निकालना है, तो ए बी को वैसे ही लिखेंगे क्योंकि लेंथ ए बी क्वेश्चन मार्क है, तो लेंथ ए बी वैसे लिखेंगे। लेंथ बी सी का मान 6.5 है, तो लेंथ बी सी का मान हमने 6.5 रख दिया। यहाँ से देखिए लेंथ बी सी का मान 6.5 है, तो लेंथ बी सी का मान 6.5 रख दिया। लेंथ ए सी का मान देखिए 11 है, तो लेंथ ए सी की जगह 11 रख दिया। तो लेंथ बी सी का मान 6.5 रख दिया, लेंथ ए सी का मान 11, लेंथ ए सी का मान 11 रख दिया। अब प्लस 6.5 बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर लेंथ ए बी बचेगा, ये प्लस 6.5 उधर जाएगा तो माइनस 6.5। अब इसको माइनस करेंगे। अब माइनस करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। 11 में 6.5 माइनस करेंगे, तो जब भी माइनस करना होता है दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, ऐसे 11 में 6.5। 10 में से 5 गया 5, इधर 10 में से 5 गया 5, इधर 10 बचेगा, 10 में से 6 गया 4। तो जब 11 में से आप 6.5 घटाएंगे तो आएगा कितना, 4.5। इधर देखिए लेंथ ए बी का मान माइनस करने पे कितना आया, 4.5। यही आंसर है। सेम क्वेश्चन दूसरा है, आर एस टी एक रेखी है, डैश के रूप में दिया है तो एस बीच में रहेगा। लेंथ एस टी दिया है 3.7, लेंथ आर एस दिया है 2.5, लेंथ आर टी निकालना है। आर एस टी एक रेखी हो गया, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे। देखिए लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी बराबर लेंथ आर टी। ये दो छोटे मान बड़े वाले मान के बराबर, तो लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी बराबर लेंथ आर टी। मान रखते हैं, लेंथ आर एस का मान 2.5 दिया है, तो लेंथ आर एस का मान 2.5 रख दिया। लेंथ एस टी का मान 3.7 है, तो लेंथ एस टी का मान 3.7 रख दिया। लेंथ आर टी का मान निकालना, लेंथ आर टी को वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये दोनों के बीच प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 2.5 में 3.7 जोड़ेंगे। मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। 2.5 में 3.7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, कितना आएगा 6.2। तो ये जोड़ के कितना आएगा 6.2। 3.7 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.2। तो लेंथ आर टी का मान कितना आ गया 6.2। ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी सेम, इसमें एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड एक रेखी है, डैश के रूप में दिया है तो एक्स वाई जेड एक रेखी है, वाई बीच में। अब यहाँ लेंथ एक्स जेड का मान 3 करणी में 7, लेंथ एक्स वाई का मान करणी में 7, तो लेंथ वाई जेड का मान निकालना है। एक्स वाई जेड एक रेखी है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें भी देखिए वही दो छोटे मान जोड़कर बड़े वाले मान के बराबर। तो लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड बराबर लेंथ एक्स जेड। लेंथ एक्स वाई
प्लस लेंथ वाई जेड बराबर लेंथ एक्स जेड। अब मान रखते हैं लेंथ एक्स वाई का मान करनी में 7 है, तो लेंथ वाई एक्स वाई का मान करनी में 7 रख दिया। यहाँ से देखिए लेंथ एक्स वाई का मान करनी में 7 रख दिया, प्लस लेंथ वाई जेड का मान निकालना है तो क्वेश्चन लेंथ वाई जेड वैसे ही लिखा, और लेंथ एक्स जेड का मान यहाँ से दिया है 3 करनी में 7। देखिए लेंथ एक्स जेड का मान कितना दिया, 3 करनी में 7, इसकी जगह 3 करनी में 7 रख दिया। अब ये प्लस करनी में 7 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस करनी में 7 हो जाएगा। इधर बचेगा कौन, लेंथ वाई जेड बचेगा, क्योंकि ये तो उधर चला गया तो इधर केवल बचेगा लेंथ वाई जेड। एक करनी में 7 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इधर 3 करनी में 7 पहले से ही है, और प्लस करनी में 7 उधर जाके माइनस करनी में 7। अब इसको माइनस करना है, तो इसका माइनस जरा ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। इसका माइनस ऐसे करते हैं, जैसे अगर 3x में x घटाने को आपको बोला जाए तो आप कितना बताएंगे घटा के कितना आएगा। इधर 1 छिपा रहता है इसके सामने ना, 3 में से 1 गया 2x, तो अगर आप 3x में 1x निकालते हैं तो कितना बचता है 2x। सेम तरीके से वो भी है, 3 करनी में 7 में जब करनी में 7 घटाते हैं तो इधर 1 छिपा रहता है, तो 3 में से 1 गया 2 करनी में 7। तो जैसे 3x में x घटाते हैं तो 2x आता है, वैसे 3 करनी में 7 में करनी में 1 करनी में 7 घटाते हैं, 3 करनी में 7 में 1 करनी में 7, तो 3 में से गया 2 करनी में 7 आता है। तो इधर 3 करनी में 7 में इधर 1 छिपा हुआ, 3 में 1 गया 2 करनी में 7 बचेगा, तो 3 करनी में 7 में 1 करनी में 7 घटाते हैं तो कितना आता है 2 करनी में 7। अब प्रश्न 7 है, 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है। तो अगर आप ध्यान दीजिए अगर 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है, ऐसे 3 बिंदु अरेखीय मतलब 2 एक रेखा में हो सकते हैं, लेकिन तीसरा एक रेखा में ना हो, अलग हो, तो उससे कौन सी आकृति बनेगी। तो ये देखिए तीनों को मिलाइए तो कौन सी आकृति बन रही, त्रिभुज की आकृति बनती है। तो 3 अरेखीय मतलब एक रेखा में ना हो, तो उनसे कौन सी आकृति बनेगी, त्रिभुज की आकृति बनेगी। तो 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है, त्रिभुज की आकृति बनती है। इस 7वें प्रश्न का इतना छोटा सा आंसर है, 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है, आपको लिखना है 3 अरेखीय बिंदुओं से त्रिभुज की आकृति बनती है। इस तरीके से प्रश्न संग्रह 1.1 यहाँ पे खत्म होता है। आगे आपको सीखना है रेखा किरण और रेखाखंड क्या होता है। ये मैंने 8वीं में भी आपको बताया, एक बार फिर से देखिए। रेखा क्या होती है, बिंदुओं के समुच्चय से रेखा प्राप्त होती है। रेखा दोनों तरफ से असीमित होती है। रेखा को 2 बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखा क्या होती है, बिंदुओं का समुच्चय होता है। देखिए इसमें बहुत सारे असंख्य बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है। तो रेखा को रेखा के लिए ध्यान रखना है कि उसको रेखा कब बोलेंगे, जब उसके दोनों तरफ तीर लगा हो तो उसको रेखा बोलेंगे। जैसे देखिए ये दोनों तरफ तीर लगा है, इसमें भी इधर दोनों तरफ तीर लगा हुआ है, तो ये रेखा है। तो अगर दोनों तरफ तीर लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, रेखा। अब रेखा को पढ़ने का 2 तरीका है। एक तो यहाँ पे स्मॉल अक्षर, स्मॉल लेटर का यूज करिए। जैसे हमने स्मॉल एल लिखा, यहाँ देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा, तो इसने क्या बोला कि रेखा को 2 बड़े अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो रेखा को हमने 2 बड़े अक्षर कैपिटल लेटर यूज किया, या फिर एक छोटे अक्षर से, एक छोटे अक्षर से प्रदर्शित कर सकते। देखिए यहाँ पे एक छोटे अक्षर से, तो अगर आप एक अक्षर से प्रदर्शित करोगे तो स्मॉल लेटर का यूज करना है, और 2 अक्षर से प्रदर्शित करोगे तो कैपिटल लेटर। इसको बोलेंगे रेखा एल। इसको क्या पढ़ेंगे, रेखा एल। और इसको क्या पढ़ेंगे, रेखा ए बी, या फिर रेखा बी ए। तो इसको एक अक्षर से पढ़ेंगे तो रेखा एल पढ़ेंगे, स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, और इसको रेखा ए बी पढ़ेंगे या फिर रेखा बी ए। दूसरा है किरण। किरण रेखा की तरह ही होती है, लेकिन एक तरफ से सीमित होती है, दूसरी तरफ से असीमित होती है। असीमित का मतलब क्या होता है, जैसे देखो इधर दोनों तरफ तीर लगा, मतलब ये खत्म नहीं हो रही, इधर भी अनंत तक जा रही, इधर भी अनंत तक जा रही, दोनों तरफ अनंत तक जा रही है। ये देखो ये रेखा है ए बी, तो इधर भी अनंत तक जा रही, इधर भी अनंत तक जा रही, तो तीर बताता है कि कहाँ तक जा रही, अनंत तक। लेकिन किरण कैसी रहती है, एक तरफ सीमित होती है, एक तरफ फिक्स रहता है, एक तरफ सीमित और दूसरी तरफ तीर लगा है, दूसरी तरफ असीमित। किरण को भी 2 बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे हो गया किरण ए बी, लेकिन ध्यान रखो किरण को कभी ऐसा बी ए नहीं पढ़ सकते। किरण में ध्यान रखना है
ये लिखा यहाँ, इसे किरण ए बी पढ़ेंगे, इसे किरण बी ए नहीं लिख सकते हैं। क्यों? किरण में ध्यान रखना है कि जो बिंदु द्वारा प्रदर्शित रहेगा, जो भाग बिंदु से प्रदर्शित करना रहेगा उसको पहले बोलना है, और तीर के तरफ वाला भाग बाद में बोलना है। इसको बोलेंगे किरण ए बी। एक तरफ बिंदु रहेगा, दूसरी तरफ तीर रहेगा, क्योंकि एक तरफ सीमित होता है, एक तरफ असीमित होता है, और इसे हम किरण ए बी बोलेंगे। तो ये किरण बोलते समय फिर से ध्यान रखना है, मैं आपसे क्या ध्यान रखोगे, जिधर बिंदु लगा है वहीं से बोलना शुरू करना है, उसको पहले बोलना है, और जिधर तीर है उसको बाद में। किरण ए बी। अगर आप भूल से किरण बी ए बोल दिए तो गलत है। अगला है रेखाखंड। रेखाखंड में दोनों तरफ बिंदु रहता है। रेखाखंड दोनों तरफ से सीमित होती है, इसे दो बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, ए बी बोले चाहे बी ए बोले, रेखाखंड ए बी या रेखाखंड बी ए, या इसे शॉर्ट में रेख भी कहते हैं। तो रेखाखंड थोड़ा बड़ा नाम हो गया, तो इसका शॉर्टकट नाम है रेख। चाहे आप रेखाखंड बोलो चाहे रेख, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ रेखाखंड ए बी बोलो चाहे रेखाखंड बी ए बोलो, चाहे रेख ए बी बोलो चाहे रेख बी ए बोलो, ये दोनों तरफ इसके बिंदु रहता है, इसके एक भी तरफ तीर नहीं रहता, और इसको नाप सकते हैं। तो रेखा के दोनों तरफ तीर रहता है, इसको नहीं नाप सकते हैं। किरण के एक तरफ बिंदु रहता है, एक तरफ तीर रहता है, इसको भी नहीं नाप सकते हैं। पर ये जो रेखाखंड है इसके दोनों तरफ बिंदु रहता है, ये सीमित होता है दोनों तरफ, इसको हम नाप सकते हैं। अब है सर्वांगसम रेखाखंड। सर्वांगसम रेखाखंड, ये दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो उसे सर्वांगसम रेखाखंड कहते हैं। अगर दो रेखाएं हैं, उनकी लंबाई सेम है, समान है, जैसे देखो एक ए बी रेखा 5 सेमी है, पी क्यू रेखा भी 5 सेमी है, इसका मतलब दोनों रेखाखंड आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो ए बी बराबर पी क्यू लिखेंगे, या ए बी ये सर्वांगसम का निशान है, इसे बराबर लगा के ऊपर टेढ़ा कर देंगे तो ये सर्वांगसम का निशान है, ए बी सर्वांगसम पी क्यू। अगला है रेखाखंड का मध्य बिंदु। अगर ये जो ए बी रेखाखंड है उसके ठीक बीच में एम हो तो उसको बोलेंगे मध्य बिंदु। इसमें क्या रहता है, जितना ए एम रहेगा उतना ही एम बी। तो यदि ए एम बी में ए एम और एम बी दोनों सर्वांगसम हो तो बिंदु एम ठीक बीच में रहता है, और एम को बोला जाता है मध्य बिंदु। और यहाँ संबंध क्या रहता है, ए एम बराबर ए बी बटा 2, मतलब ए एम जो होता है पूरे ए बी का आधा होता है। ये देखिए, ए एम जो है ये पूरे ए बी का क्या है, आधा है। ए एम बराबर ए बी बटा 2, बटा 2 का मतलब होता है आधा। या अगर हमें ए बी निकालना, तो ए बी जो है वह ए एम का दुगुना है। ए एम का डबल क्या है, ए बी। ए बी बराबर 2 गुणे ए एम। लंब रेखा क्या होती है, अगर दो रेखाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है तो उन्हें लंब रेखाखंड कहते हैं। दो रेखाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है तो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। इसे ऐसे उल्टा टी टाइप का प्रदर्शित करते हैं, उसको लंब बोलते हैं। लंब से पर देखिए, जैसे ये रेखा पी क्यू है, ये रेखा ए बी है, पी क्यू और ए बी के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है तो बोलेंगे पी क्यू ए बी पर लंब है। रेखा पी क्यू लंब रेखा ए बी। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 1.2। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न 1, नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। सारणी के आधार पर बताइए कि दिए गए रेखाखंड सर्वांगसम है या नहीं। तो देखिए, एक सारणी दी गई है जिसमें भिन्न भिन्न बिंदु दिए गए हैं। बिंदु ए बी सी डी ई, ऐसे 5 बिंदु दिए गए हैं, और इन बिंदुओं का निर्देशांक दिया है। बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, -3। बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, 5। बिंदु सी का निर्देशांक कितना है, 2। बिंदु डी का निर्देशांक कितना है, -7। बिंदु ई का निर्देशांक कितना है, 9। ये बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इन 3 क्वेश्चन में सब में 2-2 रेखाएं, 2-2 रेखा खंड दिए गए हैं। ये देखिए, इसमें भी रेख डी और रेख ए बी, ऐसा 2 रेखा खंड दिया गया। इसमें भी 2 दिया है, बी सी और ए डी। इसमें भी 2 दिया है, बी ई और ए डी। तो बोल रहा है कि ये जो रेखाखंड दिए गए हैं, आपको दिखाना है कि क्या ये रेखाखंड सर्वांगसम है। फिर से देखिए,
सारणी के आधार पर बताइए कि दिए गए रेखाखंड सर्वांगसम हैं या नहीं। मतलब जो दो रेखाखंड दिए गए हैं वो दोनों सर्वांगसम हैं कि सर्वांगसम नहीं है, ये हमें पता करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में आपको ध्यान से, अगर आप पहला क्वेश्चन समझ लिए ना तो वैसे ही दूसरा है, वैसे ही तीसरा है, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए ध्यान से पहला क्वेश्चन समझिए। इसमें रेख डीई और रेख एबी, ऐसा दो रेख बोल रहा है और आपको बताना है क्या रेख डीई और रेख एबी दोनों सर्वांगसम है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रेख डीई की लंबाई निकाल लेंगे, फिर रेख एबी की लंबाई निकालेंगे। अगर दोनों की लंबाई समान आ गई तो फिर सर्वांगसम है, अगर दोनों की लंबाई समान नहीं आएगी तो सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम रेखाखंड का मतलब क्या होता है, आपको बताया था इसके पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा था। देखिए, सर्वांगसम रेखाखंड, यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो उसे सर्वांगसम रेखाखंड कहते हैं। जैसे अगर AB 5 सेमी है और अगर PQ भी 5 सेमी है तो AB और PQ दोनों की लंबाई 5 सेमी है, इसलिए AB वह PQ के बराबर होगा या AB PQ के सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या समान होना चाहिए, उनकी लंबाई समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उनकी लंबाई निकालेंगे। जरा देखिए, पहले मैं DE की लंबाई निकालूंगा। रेख DE बराबर, तो रेख DE बराबर मतलब रेख DE की लंबाई निकालना है ये, और यहाँ पे हम लंबाई और दूरी दोनों एक ही होगा। जैसे मुझे A और B के बीच की दूरी निकालना है या A और B की लंबाई निकालना है, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, मतलब ये लंबाई। तो हम दूरी का सूत्र लगा सकते हैं अगर हमें निर्देशांक पता है तो निर्देशांक हमें पता ही है बिंदु का। तो सबसे पहले मैं डी निकालने जा रहा हूँ। सूत्र हमारा क्या है, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, ये आप पहले ही कर चुके हैं। अब हमें देखना है इसमें कौन कौन से बिंदु है, बिंदु डी है और ई है। चलिए देखते हैं, बिंदु डी बिंदु ई। बिंदु डी का निर्देशांक -7 है, बिंदु ई का निर्देशांक 9 है। देख लीजिए कौन कौन सा बिंदु है, डी ई निकाल रहे हैं तो डी और ई देखना है। तो डी का -7 निर्देशांक है, ई का 9। अब इन दोनों निर्देशांकों में देखना है कौन सा बड़ा है, उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा है उसको बाद में। तो बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो ये देखिए बड़ा निर्देशांक 9 पहले लिख दिया। फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक कौन है, -7, तो छोटा निर्देशांक -7। तो ई का निर्देशांक बड़ा है इसलिए ई का निर्देशांक 9 पहले लिखेंगे, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर डी का निर्देशांक -7 छोटा है तो डी का निर्देशांक -7 बाद में लिखेंगे। ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 9 माइनस माइनस का गुणा प्लस 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। अब हम ए बी की दूरी निकालेंगे, रेख ए बी, फिर वही सूत्र बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब हम ए और बी में देखते हैं, यहाँ देखिए ए और बी। ए का निर्देशांक -3, बी का 5, तो बड़ा कौन है, बी का निर्देशांक 5 बड़ा है, ए का निर्देशांक -3 छोटा है, तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में। तो पहले लिखेंगे 5, ये देखिए बड़ा निर्देशांक 5, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक -3, तो छोटा निर्देशांक -3, तो बड़ा निर्देशांक 5, ये सूत्र वाला माइनस और छोटा निर्देशांक -3। क्योंकि ये दो आपको बताया था, जब ऐसे 2 माइनस एक साथ आते हैं तो दूसरे वाले में ब्रैकेट लग जाता है, तो ये 2 माइनस साथ में आ रहा है इसलिए दूसरे वाले में ब्रैकेट। ये 5 माइनस माइनस का गुणा +3, 5 और 3 8। अब देखिए डी का मान 16 आ गया, ए बी का मान 8 आ गया। क्या दोनों की लंबाई समान आई, डी की लंबाई 16 और ए बी की 8, दोनों की लंबाई समान नहीं है। यहाँ रेखा डी या रेखा ए बी के सर्वांग सम नहीं है क्योंकि इनकी लंबाई समान नहीं है। तो अगर लंबाई समान नहीं आई, इसका डी का 16 आ गया, ए बी का 8, इसका मतलब डीई और ए बी, रेख डीई और रेख ए बी सर्वांग सम नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, बीसी और एडी निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे बीसी और एडी दोनों की लंबाई हम निकालेंगे। चलिए क्या क्या निकालना है, बीसी और एडी। तो पहले हम बीसी
निकाल रहे हैं तो सूत्र वही है, बीसी के सूत्र सब में वही लगाना, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब हम बी और सी देखेंगे। बी और सी में बी बड़ा है, सी छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3। फिर निकालेंगे बीसी के साथ कौन है, एडी। एडी निकालेंगे, फिर वही सूत्र। अब ए और डी में देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए ए और डी, तो -3 और -7। ए का निर्देशांक -3 है, डी का -7 है, तो -3 और -7 में देखना है कौन बड़ा है। तो आप जानते हैं कि माइनस वाली संख्या अगर रहती है तो जो छोटी दिखती है वास्तव में वो बड़ी होती है। तो -3 और -7 में बड़ा कौन है, -3। तो -3 को पहले लिखेंगे, -7 को बाद में लिखेंगे। ये देखिए बड़ा -3, फिर सूत्र वाला माइनस, छोटा निर्देशांक -7। ये -3 ऐसे लिखेंगे, इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 7। माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 में से 3 गया 4, और बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। तो अब देखते हैं बीसी की लंबाई आ गई 3, एडी की लंबाई आ गई 4। क्या दोनों लंबाई समान आई, समान नहीं आई, इसका मतलब बीसी एडी के सर्वांग सम नहीं है। तो यहाँ रेख बीसी या रेख एडी के सर्वांग सम नहीं है। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या क्या है, रेख बीई तथा रेख एडी, ये दो रेख निकालना, रेख बीई तथा रेख एडी। चलिए देखते हैं, पहले रेख बीई निकालेंगे। तो रेख बी निकालना वही सूत्र, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो अब इसमें कौन कौन सा बिंदु है, बी है और ई है। तो चलिए देखते हैं बी और ई, इधर बी इधर ई। तो बी 5 है, ई 9 है, तो बड़ा कौन है, ई 9 बड़ा है, बी 5 छोटा है। तो 9 पहले लिखेंगे, 5 बाद में लिखेंगे। इधर देखिए 9 पहले लिख दिया, 5 बाद में। तो बड़ा निर्देशांक 9, बीच सूत्र वाला माइनस, छोटा निर्देशांक 5। 9 में से 5 गया 4। और उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है एडी। एडी में यहाँ पहले ही निकाल चुका हूं तो दोबारा नहीं निकालूंगा। एडी का मान कितना आया है, 4। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया रेख एडी बराबर 4। प्रश्न 2 से, प्रश्न 2 में एडी 4 निकाले हैं तो दोबारा क्यों निकालने का। तो प्रश्न 2 से यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया एडी बराबर 4। अब देखिए बी का मान भी 4 आ गया, एडी का मान भी 4 आ गया, तो दोनों की लंबाई समान आ गई, इसलिए बीई और एडी दोनों सर्वांग सम है। तो यहाँ हमने देखा कि डी की लंबाई 16, एबी की लंबाई 8 आई, दोनों लंबाई समान नहीं आई, इसलिए रेख डीई और रेख एबी सर्वांग सम नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में रेख बीसी का मान 3 आया, रेख एडी का मान 4 आया, दोनों की लंबाई समान नहीं आई, इसलिए रेख बीसी या रेख एडी के सर्वांग सम नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में बी का मान 4 है, एडी का मान 4 है, दोनों की लंबाई समान है, इसलिए रेख बीई और रेख एडी दोनों सर्वांग सम है। अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है, बिंदु एम यह रेख एबी का मध्य बिंदु है। ये देखिए एक रेख एबी है, इसका मध्य बिंदु मतलब ठीक बीच में बिंदु है एम, तथा एबी बराबर 8। ये देखिए पूरी लंबाई दिया है 8, तो हमें ए एम निकालना है। तो आप तुरंत आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा कि अगर ए बी 8 है और एम मध्य बिंदु है तो ए एम कितना होगा। ये पूरा 8 है तो ये कितना होगा, आधा होगा उसका, मतलब 4। तो आंसर आपको 4 आ चुका है, बस वही निकालना है। तो आधा करने का मतलब होता है 2 का भाग देना। अगर किसी चीज को आधा करना है तो उसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, आधा हो जाएगा। इधर देखिए ए बी का मान 8 दिया है और ए एम का मान निकालना है। तो बिंदु एम यह रेख ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए एम बराबर होगा ए बी बटा 2। बटा 2 समझ जाओ फिर से, बटा 2 तब लिखा जाता है जब कोई चीज आधा करना हो तो उसमें 2 का भाग दिया जाता है। अब ए बी का मान कितना है, 8। ये देखिए ए बी का मान 8 है तो ए बी की जगह 8 रख दिया। ए एम बराबर ए बी का मान 8 है, ए बी की जगह 8 बटा 2। 2 का पारा पढ़ो, 2 चौक 8। ए एम का मान कितना आ गया, 4। और यही हमें पता करना था, ए एम का मान कितना आया, 4। तो पूरा देख लीजिए, ये पूरा ए बी कितना है, पूरा ए बी की लंबाई 8 है और एम मध्य बिंदु है, तो हमें ए एम की लंबाई पूछा था। तो अगर ए बी 8 है तो ए एम उसका आधा होगा, आधा मतलब 4। 8 का आधा 4, और आधा कैसे निकालते हैं, 8 बटे 2, 8 में 2 का भाग। सेम क्वेश्चन तीसरा है, बिंदु पी सी डी का मध्य बिंदु है। अभी सी डी का मध्य बिंदु पी है और सी से पी के बीच की दूरी दिया है 2.5।
केवल इतना दिया है और इतना पूछा, तब आप समझ गए होगे जितना ए है उसका दुगुना रहेगा। दुगुना मतलब 2 का गुणा। तो अगर CP 2.5 है तो 2.5 का दुगुना कितना होता है 5, तो CD कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से देखिए CP का मान 2.5 दिया है, CD का मान निकालना है। तो बिंदु P यह रेख CD का मध्य बिंदु है, इसलिए अगर हमें CD निकालना है तो CD जो होगा वह CP का दुगुना होगा। दुगुना मतलब 2 का गुणा। तो जब आधा करना हो तो 2 का भाग, और जब दुगुना करना हो तो 2 का गुणा। तो CD बराबर 2 गुणे CP। CP का मान कितना है, CP का मान 2.5 है, तो देखो CP का मान 2.5 रख दिया। अब 2 में 2.5 का गुणा तो सबको आता है ना। 2.5 में 2 का गुणा करोगे 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, तो 5.0। 5.0 मतलब दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं रहता, तो 5। तो 2 में 2.5 का गुणा करेंगे तो CD का मान कितना आ जाएगा 5। यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपने किया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 4 और प्रश्न 5। प्रश्न 4 देखिए, यदि AB बराबर 5 सेमी, BP बराबर 2 सेमी, AP बराबर 3.4 सेमी, तो रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। ये देखिए 3 रेखाखंड दिए गए। AB की लंबाई दिया है 5 सेमी, BP की लंबाई दिया है 2 सेमी, AP की लंबाई दिया है 3.4 सेमी। तो कितने रेखाखंड दिए गए 3, 1 2 3। ये 5 सेमी, ये 2 सेमी, ये 3.4 सेमी। और हमसे क्वेश्चन किया है कि क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम संबंध का मतलब क्या होता है? क्रम संबंध का मतलब होता है कि इन तीनों में बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है। तो वो तो देख के ही आपको सबको पता चल गया होगा, आंसर सबको मालूम पड़ गया, पर उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आंसर तो सबको पता ही चल गया कि देखिए ये सबसे बड़ा कौन है, AB 5 सेमी सबसे बड़ा है, उससे छोटा है AP 3.4 उससे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है BP 2 सेमी। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए 3 लाइन में आंसर आ गया। पहले बता दिया आपने AB 5 सेमी, BP 2 सेमी, AP 3.4 सेमी। फिर आप बताएंगे कि सबसे बड़ा 5 सेमी है। ये देखिए बड़े का निशान, अगर आप ऐसा निशान बनाते हैं तो ये बड़े का निशान बोला जाता है, बड़ा है, इसको क्या पढ़ते हैं बड़ा है। लेकिन ध्यान रखिए कि इसको पहचानते कैसे, बहुत आसान है। इधर मुंह की तरफ हमेशा बड़ी संख्या रहती है, इधर पीछे की तरफ हमेशा छोटी संख्या रहेगी। तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बड़ी संख्या हमेशा मुंह की तरफ लेना है, छोटी संख्या हमेशा पीछे की तरफ लेना है। ये देखिए 5 बड़ा है तो मुंह की तरफ है, 3 छोटा है तो इधर। तो ऐसे जरा यहाँ देखिए, ये 5 सेमी बड़ा है 3.4 सेमी से, बड़ा है ना 5 सेमी 3.4 सेमी से, और 3.4 सेमी बड़ा है 2 सेमी से। तो देख लीजिए पहले कौन सा लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे 5, फिर उससे छोटा वाला लिखेंगे, उससे छोटा वाला 3.4 सेमी, फिर सबसे छोटा वाला लिखेंगे 2 सेमी। अब 5 सेमी का मतलब कौन है, AB, फिर बड़े का निशान, फिर 3.4 सेमी कौन है, 3.4 सेमी है AP, फिर 2 सेमी कौन है, 2 सेमी कौन है BP। इस तरीके से सबसे बड़ा AB, उससे छोटा AP, सबसे छोटा BP। और यही उत्तर में भी लिखना है, सेम यही लाइन उत्तर में लिखना है, AB सबसे बड़ा, AP उससे छोटा, BP सबसे छोटा। आपको यहाँ बताना था क्रम संबंध, तो क्रम संबंध आपने बता दिया। सबसे बड़ा AB बड़ा है AP से, और AP बड़ा है BP से। बस इतना ही आंसर है चौथे का।